न्यूरोमैग्नेटिज्म यह मस्तिष्क से निकलने वाले कमजोर विद्युत संकेतों और उन पर निर्देशित ऊर्जा जैसे बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्रों के प्रभाव का अध्ययन है। आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कुछ खास फ्रीक्वेंसी इंसानी दिमाग को प्रभावित कर सकती है। ये बात ज्यादातर लोगों को अजीब लगेगी, वैसे ही जैसे कि नई नैनोटेक्नोलॉजी जिसे शरीर के अंदर विद्युत संकेतों को बढ़ाने के लिए खाया या इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हाल के वर्षों में हवाना सिंड्रोम, जिसे अनोखी स्वास्थ्य घटनाओं के रूप में भी जाना जाता है, कि मीडिया कवरेज की वजह से विज्ञान का यह क्षेत्र काफी चर्चा में रहा है। सीबीएस न्यूज के अनुसार अमेरिकी सरकार ने 2024 के अंत में चुपचाप एक उपकरण खरीदा जो हवाना सिंड्रोम से जुड़ा हो सकता है। सरकार अब उस बैकपैक आकार के उपकरण का परीक्षण कर रही है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगें छोड़ता है। हवाना सिंड्रोम की जांचों का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। It's been released so far. मीडिया आपको बताएगा कि यह सैन्य और खुफिया कर्मियों को प्रभावित करने वाला एक सिंड्रोम है। माना जाता है कि उन्हें अजीब आवाजें, कान बजना, सिर में भारी दबाव, चक्कर, मतली, याददाश्त की कमी और अवसाद जैसी समस्याएं होती हैं। मीडिया आपको जो नहीं बताता वह यह है कि हजारों, शायद लाखों नागरिक मामले ऐसे हैं जिनका न तो निदान किया जाता है और न ही उन्हें स्वीकार किया जाता है। ये नजरअंदाज किए गए पीड़ित खुद को टारगेटेड इंडिविजुअल्स कहते हैं। टारगेटेड इंडिविजुअल्स की बात करें तो इसमें आवाजें सुनने से लेकर भगवान का बात करना कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग माइक्रोवेव टॉर्चर झेलते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्चर है। यह दिल की धड़कन भी रोक सकता है। तेसु ये एक सा व्यक्ति है जिस पर प्रयोग किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक हथियार, इलेक्ट्रॉनिक हैरेसमेंट, तो इतना ही आपको पागल करने के लिए, मनोरोग की स्थिति में पहुंचाने के लिए या आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए काफी है। न्यूरोटेक हथियार जैसे आपके विचार पौरचना और आपके दिमाग में नए विचार डालना। कभी कभी आपको आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ लोगों को आवाजें आती हैं, डिवाइस में भवन नहीं डालना और इस सारी जानकारी का इस्तेमाल आपको पागल करने और टॉर्चर करने के लिए करना। वे ऐसी बातें कह रहे हैं जैसे ओह मुझे सिर में आवाजें सुनाई दे रही हैं, और फिर उन्हें दवाएं दी जा रही हैं और दवाओं से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई या व्हिसल ब्लोअर हैं। अगर आप किसी खास तरीके से सोच रहे हैं तो वह दर्द के रूप में सामने आएगा, बहुत ज्यादा दर्द। तो क्या आप फिर से वैसा सोचेंगे? शायद नहीं। मेरी राय में यह होलोकॉस्ट का ही सिलसिला है। ये एक बेहतरीन हथियार है जो आप अपने दुश्मन को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। पकड़ने वाले को पहचान नहीं सकता, पर जानता हूं कि मैं किसी मानसिक कैद में हूं। ये पीड़ित आपको बताएंगे कि बताए गए लक्षणों के अलावा उन्हें शरीर के अंदर और बाहर से निर्देशित ऊर्जा द्वारा शारीरिक रूप से झटके दिए जा रहे हैं। ये झटके दर्द और अंगों में हलचल पैदा कर सकते हैं। ये हमले उनके विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इन लक्षणों को इलेक्ट्रॉनिक हैरेसमेंट के रूप में जाना जाता है।
अन्य पीड़ित बताते हैं कि अजीब आवाजों के अलावा उनके सिर में 24 घंटे आवाजें उनसे बात करती हैं, ऐसी आवाजें जो उनके विचारों और बोले गए शब्दों पर प्रतिक्रिया करती हैं। ये आवाजें आमतौर पर ऐसी घिनौनी और बुरी बातें कहती हैं जो आप किसी इंसान से कह सकते हैं। बलात्कार, हत्या की धमकियां, अपनों पर हमले या ऐसी बातें जो पागलपन, अपमान और मजाक पैदा करें। आमतौर पर इन सब का मिला जुला रूप। इन हमलों को V2K या वॉइस टू स्कल के रूप में जाना जाता है और कई मामलों में ये कंप्यूटर द्वारा पैदा की गई लगती है। कभी कभी ये आवाजें भगवान या किसी शैतानी आत्मा का रूप ले लेती हैं जो पीड़ित को हिंसा, हत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाती है। मैं शुक्रवार 5 अक्टूबर 2018 को उठा तो मुझे साफ और तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स पर पूरी तरह से कब्जा करने जैसा है। ये तकनीक दिमाग में आवाजें भेजने की अनुमति देती है। ये ऑपरेशन तो सुन्न कर देने वाली उलझन और दहशत जैसा है, क्योंकि अचानक न जाने कहां से ऐसा लगता है जैसे आप ये आवाज सुन रहे हैं और ये आपकी आलोचना कर रही है और आप पर ये भयानक टिप्पणियां कर रही हैं और ये अचानक से होने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी से सेल फोन पर बात कर रहे हो, लेकिन ये सीधे आपके सिर में होता है। पहले जब वे मेरे सिर में बात करते थे तो मैं उनसे जोर जोर से बात करता था और फिर मुझे एहसास हुआ कि वे सचमुच मुझे बस सोचना है और अब हम पूरी तरह से अपने ही सिर में उनके साथ बातचीत करते हैं, चुपचाप, जो बहुत ही अजीब है। V2K ने मुझे भी भगवान होने का नाटक करके बहकाया था। ये मेरे लिए सबसे कठिन अनुभवों में से एक रहा है। अपना विश्वास वापस पाने में मुझे बहुत समय लगा। ये वाकई बहुत खतरनाक है। V2K कह रहा था कि वे मेरी माँ और पालतू जानवरों को मार देंगे और मुझे मारकर इसे आत्महत्या दिखा देंगे। वे हमें फ्रीक्वेंसी के ज़रिए मार सकते हैं, जैसे कि हमसे ये कहना, जाकर खुद को ख़त्म कर लो या फिर तुम तो बस इसी चीज़ के लायक हो। ये बहुत साफ है कि जो आवाज आप सुन रहे हैं उसका इरादा आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको नीचा दिखाना, आपको बदनाम करना, आपको चोट पहुंचाना, आपको डराना, आपको घबराहट में डालना, आपको उलझन में डालना, और आप बस ये भूलने लगते हैं कि क्या हो रहा है। सच तो यह है कि अगर आप किसी के बारे में सबसे ज्यादा अपमानजनक या बुरी बातें सोच सकते हैं, ऐसी बातें जो आप कभी भी किसी इंसान से नहीं कहना चाहेंगे, तो यकीन मानिए यही वो बातें हैं जिनका इस्तेमाल करके वो आपको पूरी तरह से तबाह कर देता है। पहले उससे मुझसे बहुत सारी समलैंगिक बातें कह रहे थे। जब उससे उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, जैसे मुझे गुस्सा दिलाना या जो भी, तो वे पीडोफिलिया के बारे में बहुत बातें करने लगे और ऐसा बहुत हो रहा था। 24 साल 365 दिन का ऑटोमेटिक टॉर्चर। समझो ये सिर्फ एक कंप्यूटर है। जो आपको नापसंद है ये वही करता रहेगा। ये मजाक उड़ाने और नीचा दिखाने जैसा था और फिर वे विचारों, कार्यों और भावनाओं को उकसा सकते हैं। लगभग 6 महीने तक लगातार टॉर्चर किया गया, जिसने मुझे मानसिक संतुलन खोने की कगार पर पहुंचा दिया। V2K डर, सदमे, असुरक्षा भुनाता है। यह धोखा, हेर फेर है। अब 80% समय यह नकारात्मक, बेहद नकारात्मक और भयानक होता है, लेकिन फिर 20% समय वे मुझसे बातचीत करते हैं, वे मुझसे बातें करते हैं, वे मुझसे पूछते हैं कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। वे हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं और जब हम उनसे मिल नहीं पाते तो वे हमें दोषी महसूस कराते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे ये फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी बीम अपने सिर में महसूस हो रही हैं और दर्द, आप जानते हैं, दबाव। माइक्रोवेव ऑडिटरी इफेक्ट सिर्फ आवाज महसूस कराने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल सुनने की संवेदना पैदा करता है। ये सच नहीं है। ये सिर्फ कंपन पैदा कर सकता है। ये इन थर्मोमैकेनिकल तरंगों को पैदा कर सकता है। मेरे दिमाग पर दबाव डाला गया है, इसलिए यहाँ बैठे हुए भी मेरे दिमाग पर दबाव है। मेरे कान लगातार बज रहे हैं। V2K एक तरह से काफ़ी मिलता जुलता है, हालांकि मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर आपके कान लगातार बज रहे हों, फुफकार रहे हों, तो ये भयानक होता है। ये बिल्कुल, और कंपन, शरीर का कंपन। पीड़ित यह भी बताते हैं कि उनके दिमाग में रोजाना विचार और सपने भेजे जाते हैं। ये विचार अक्सर आपके अपने विचारों से अलग नहीं किए जा सकते, लेकिन वे साफ पता चल जाते हैं क्योंकि वे आपके सामान्य विचारों की तुलना में अजीब लगते हैं। ये बार बार आने वाले सूक्ष्म विचार हो सकते हैं जो आपको खुदकुशी करने या लोगों को चोट पहुंचाने के लिए कहते हैं। वे लोगों के भीतर बहुत ही तीव्र और गहरी भावनाएं जगाने की क्षमता रखते हैं। हम तुम्हें उत्तेजित, क्रोधित या फिर अत्यंत दुखी कर सकते हैं। वे अक्सर ऐसा कर दिखाते थे, मानो किसी ने कोई बटन दबा दिया हो। वह सब अचानक शुरू हो जाता, फिर धीरे से चला जाता और मैं वापस सामान्य हो जाता था।
ये सपने सामान्य सपनों से काफी अलग होते हैं क्योंकि ये अक्सर अश्लील होते हैं या इनमें किसी तरह का सदमा शामिल होता है और वे आमतौर पर ज्यादा याद रहने वाले और कम अमूर्त होते हैं। मुझे कुछ समय से पता था कि मेरे सपनों को प्रभावित किया जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट है कि वे प्रोग्रामिंग को मजबूत करने के लिए, अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए सपनों का उपयोग कर रहे हैं। मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है, किसी तरह का सदमे वाला सपना जहां कुछ बहुत गलत हो जाता है। इसमें युद्ध के बहुत सारे विषय हैं, घिनौने विषय, ऐसी बातें जिनके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा। ये किसी तरह की तबाही है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा आपको सोते समय भी सदमा पहुंचाना है, क्योंकि याद रखें यह सदमे पर आधारित माइंड कंट्रोल है। ज्यादातर हिस्सा आप अगले दिन भी आसानी से याद रख सकते हैं। लक्षित व्यक्ति अक्सर डरावने स्टैसी जैसे गैंग स्टॉकिंग की शिकायत भी करते हैं, जिसे हाल ही में लोकप्रिय दक्षिणपंथी टिप्पणीकार निक फ्यूएंट्स ने स्वीकार किया था। गैंग स्टॉकिंग ये सच है। अगर आप एक लक्षित व्यक्ति हैं तो हर कदम पर बेहद सावधान रहें। समझ रहे हैं? अपनी सुरक्षा के लिए अभी कुछ न कहें, यही हकीकत है। और अगर मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ, जी हाँ, आपसे ही। अगर आप एक लक्षित व्यक्ति हैं तो कुछ मत कहो। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आपको लगता है कि आप कानून प्रवर्तन के पास जा सकते हैं। कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। वे इसमें शामिल हैं, इसलिए बस चुप रहो। जैसे ही मैं सोकर उठता हूँ, मुझ पर हमला शुरू हो जाता है। नाश्ते के वक्त, बाहर निकलने पर वे मेरा पीछा करते हुए हमला करते हैं। घर लौटते ही, रात के खाने के दौरान और यहाँ तक कि सोते वक्त भी मुझ पर हमला होता है। वे 24 घंटे 7 दिन बस मुझ पर ही लगे रहते हैं। लक्षित व्यक्तियों द्वारा झेले जाने वाले हमले 1 घंटे तक चलकर गायब नहीं हो जाते। जब यह शुरू होता है तो यह कभी नहीं रुकता, कभी भी नहीं। हर 1 मिनट, हर दिन, हर साल बिना रुके ऐसे हमले जो उनके विचारों पर प्रतिक्रिया करते हैं और उनके दिमाग के अंदर उन्हें टॉर्चर करते हैं। कुछ पीड़ित 2 दशकों से इस कभी न खत्म होने वाले टॉर्चर को झेल रहे हैं। हालांकि 2016 के बाद से मामलों में तेजी से उछाल आया है। उनके राजनेता उन्हें नजरअंदाज करते हैं, दोस्त और परिवार उन्हें छोड़ देते हैं और डॉक्टर उन्हें सिजोफ्रेनिक मानकर खारिज कर देते हैं। वे अक्सर बेरोजगार, बेघर हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हवाना सिंड्रोम को मीडिया में ज्यादा जगह मिल रही है, पीड़ितों की आवाजें तेज और बुलंद होती जा रही हैं। वे जानते हैं कि उन पर उसी हथियार, वायरलेस फ्रीक्वेंसी या त्वचा के नीचे वाली तकनीक से हमला किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उनके न्यूरोलॉजिकल कार्यों को बाधित करना है। तकनीक अपने आप में बुरी नहीं है। तकनीक किसके नियंत्रण में है वह बुरा है। अब जैसा कि हम इतिहास से जानते हैं कि मनुष्यों पर उनकी सहमति के बिना बार बार प्रयोग किए गए हैं, क्या आप अपनी सरकार पर अपने विचारों को नियंत्रित करने का भरोसा करेंगे? मुझे ही क्यों चुना? मैंने न कुछ किया न कहा। शायद आप पर प्रयोग हो रहा है। कुछ को किसी वजह से निशाना बनाया जाता है, कुछ को प्रयोग के तौर पर निशाना बनाया जाता है, ये देखने कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माध्यम से क्या होता है। साइकोट्रॉनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इनसे हो रहे नुकसान के कारण हम युद्ध में हैं। मैं अब असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं के कई नागरिक पीड़ितों से मिला हूं। ज्यादातर टूटे हुए लगते हैं। आप उनकी आंखों में इसे देख सकते हैं। एक पीड़िता जो 70 के दशक में एक विधवा है ने मुझे पिछले दिनों एक ईमेल भेजकर कहा कि उसके साथ लगातार 2 घंटे तक यौन हिंसा की गई और ऐसी अन्य चीजें हुई थी जिन्हें वह लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के टॉर्चर की कोई मिसाल है। मैं उन लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ऐसी भयावहता झेली है जो मुझे इसे खत्म करने के लिए और दृढ़ बनाती है। तकनीक, उत्पीड़न अभियान, ये सब जीवन भर के लिए है। बहुत ही कम मामलों में मैंने सुना है कि किसी को निशाना बनाना बंद हुआ हो, और हमारे पास काफी संख्या में ऐसे लक्षित व्यक्ति हैं जो निशाना बनाए जाने के कारण गुजर चुके हैं। मैं आमतौर पर एक बहुत ही खुशमिजाज, मिलनसार और खुश रहने वाला इंसान हूँ, और इन हथियारों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मैं जीना चाहता हूँ, और यह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। असल में और भी बहुत से लोग यही शिकायत कर रहे हैं। ये खास तौर पर किसी व्यक्ति को पागल दिखाने के लिए बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दा है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसी तकनीक है जो लोगों को इस हद तक दूर से प्रभावित कर सकती है कि वे काम नहीं कर पाते। आप जानते हैं, वे कुछ भी नहीं कर सकते। वे भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं।
मैं इसके खिलाफ हूँ। 4 साल से बेरोजगार हूँ। ये गरीबी की ऐसी इंजीनियरिंग है जो आपको निचोड़ ढाँच कर मार देती है। I-13 के तहत मुझे 8 दिन रखा गया और इसने 4 साल के लिए मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया। एक माँ के रूप में छोटे बच्चे को पालना मुश्किल है, खासकर तब जब आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है, वरना वे आपको पागल समझेंगे या बच्चा छीनने की कोशिश करेंगे। यह वो रिश्ते आपको जो अलग अलग कर रही हैं और इससे आपकी जान जाने का खतरा है। लोग न केवल आत्महत्या कर चुके हैं बल्कि इससे मर भी चुके हैं, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। ये एक बेहद भयानक प्रताड़ना है जिसका मकसद अंततः आपको अकेला करना और आत्महत्या के लिए मजबूर करना है, या आपको किसी को नुकसान पहुंचाने या कुछ बेवकूफी भरा काम करने के लिए उकसाना है। समय के साथ सालों साल इससे गुजरते हुए आप जानते हैं यह एक व्यक्ति को तोड़ डीच देता है। ये सच में आपको बिल्कुल रसातल में पहुंचा देगा। इस तकनीक से आप किसी व्यक्ति को घर बैठे प्रताड़ित कर सकते हैं। व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं। आप उसे हफ्तों तक सोने से रोक सकते हैं। फिर वह मनोरोग विभाग में पहुंच जाता है। मुझे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, कभी कभी तो आंखों पर भी नहीं। लगता है जैसे मैं किसी अंदरूनी मजाक से बाहर हूँ। ये अत्यधिक गुप्त, अत्यधिक अवैध और अदृश्य हैं, जिससे इन्हें साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह अनुभव जो सदमा पहुंचाता है वह न केवल इस बात से है कि इसके अस्तित्व से इनकार किया जाता है और आपका परिवार और दोस्त आपको नहीं समझते और आपके खिलाफ हो जाते हैं, बल्कि अधिकारी भी आपकी चीख पुकार और फरियाद नहीं सुनते कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। तो आप एक तरह से आप अलग थलग पर DDDH जाते हैं। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मैं देख पाने में असमर्थ हूँ कि मेरे साथ ये कौन कर रहा है। जब लोग बाहर आकर कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है और वे अपनी कहानियां सुनाते हैं, तो ज्यादातर लोग नहीं सुनते और वे इसे तुरंत खारिज कर देते हैं। अगर हमें इस बारे में कुछ करना है तो उस खाई को पाटना होगा। जैसे जैसे साल बीतते चले गए मेरे मन में यही ख्याल आता था कि यह काम तो 2 साल के भीतर ही पूरा हो जाना चाहिए, मगर अब तो 7.5 साल बीत चुके हैं और मुझे तो इसका कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा है। सच में वो इससे गुजरना बहुत भयानक है। ये बेहद डरावना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ये रुक जाए। 2008 में कंसास के जेम्स वॉलबर्ट ने अपने पूर्व सहयोगी जेरेमिया रेडफोर्ड पर वायरलेस हमलों के लिए मुकदमा किया। अनबन के बाद रेडफोर्ड ने उन्हें रेडिएशन झटकों की धमकी दी थी। अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रेडफोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उत्पीड़न करने पर रोक लगा दी। इसी तरह के मामलों के लिए संघीय एजेंसियों, सरकार और कानून प्रवर्तन को अदालत में ले जाने के कई अन्य प्रयास हुए हैं, लेकिन अक्सर वे विफल हो जाते हैं। जैसा कि कोई भी पीड़ित आपको बताएगा, ये हमले उनके जीवन के लिए विनाशकारी हैं और अक्सर इनका उद्देश्य धीमी मौत जैसा होता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन और एकाग्रता में पल पल खलल डालता है, जब तक कि वे इसे और सहन न कर सकें। वे आपके घर को आपकी सोच से भी बदतर जेल बना देंगे। यानी वास्तव में पूर्ण जन नियंत्रण के बारे में है। ये एक धीमी मौत है। अंतिम लक्ष्य एक धीमी मौत का कार्यक्रम है और अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को खत्म करना है। ऐसे भी कई पल आए थे जब मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार आया। मुझे लगा कि अब बस बहुत हो चुका है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, वे असल में यही तो चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपना आपा खोकर हिंसा का रास्ता अपना लें या फिर हार मानकर खुद को पूरी तरह खत्म कर लें। AI बॉट किसी की भी आवाज का इस्तेमाल करने में सक्षम है। आप जानते हैं AI के साथ आप किसी की आवाज का नमूना ले सकते हैं। इस तकनीक के जरिए हम इन लोगों के मस्तिष्क में पहले से भेजे गए संदेशों को फिर से दोहरा सकते हैं। इस प्रताड़ना का असल मकसद आपको मनोरोग विभाग में भर्ती करवाना या फिर आपसे कोई अपराध करवाना हो सकता है। वे मुझसे गैर कानूनी काम करवाना चाहते थे, जिससे मुझे गिरफ्तारी या पागल खाने जाने का डर था। मेरे दिमाग में आवाजें आ रही थी और उन्होंने एक समय पर पहले यह दावा करने की कोशिश की कि वे राक्षस थे, जिस पर मैंने कहा वो मुझे यकीन है कि तुम हो मेरी। शुरू में ऐसा लगा जैसे मेरे पड़ोसी राक्षसों के साये में थे। वो उनकी आवाजें इस्तेमाल कर रहा था। महिला ने बताया कि वह शैतानी मुख्य पुजारिन है और संगठन में लोगों को भर्ती कर रही है। ज्यादातर मेरे परिवार के लिए धमकियां हैं, जैसे फलां का अपहरण और बलात्कार करने की धमकी। परिवार को हार्ट अटैक की धमकियां देता है। प्रताड़ना रुकने का वादा कर किसी से कुछ करवाना एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है, ताकि उसे मानसिक रूप से अस्थिर या बीमार साबित किया जा सके।
मेरे परिचितों की आवाजें इस्तेमाल कर वे लोगों को मूर्खतापूर्ण काम के लिए उकसाते हैं ताकि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उन्हें नुकसान की परवाह नहीं, पीड़ित की हत्या करने पर उन्हें मजा आता है। हाल ही में केंटकी में एक आदमी था, महीनों पहले जैक ग्लीसन उसका नाम है। केंटकी में उसने जाकर अपने पड़ोसी की हत्या कर दी, यह सोचकर कि उसका पड़ोसी उस पर निर्देशित ऊर्जा हथियारों से हमला कर रहा था, क्योंकि वही आवाज उसे अपने दिमाग में सुनाई दे रही थी। ओहियो में माइंड कंट्रोल चिल्लाने के बाद 4 लोगों की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। स्टीवन मार्लो 2 दिन की तलाश के बाद सप्ताहांत कंसास में पकड़ा गया। उसका मकसद क्या था, पूरा देश जानना चाहता है। अधिकारियों के मुताबिक नैशविले बम धमाके का आरोपी एंथनी वार्नर 5G साजिशों से ग्रस्त था। इसी कारण उसने AT&T बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिससे 5 राज्यों में सेल सेवा ठप हो गई। केंटकी के एक व्यक्ति पर अपने पड़ोसी की हत्या का आरोप है। 911, हाँ, मैं ये बताने के लिए फोन कर रहा हूँ कि मैंने अभी एडम ब्रोअर को गोली मार दी है। आप जानते हैं मुझे 5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। जेम्स ग्लीसन ने फोन कर बताया कि उसने पड़ोसी को गोली मार दी है। जासूस ने गवाही दी कि ग्लीसन ने कहा था पड़ोसी निर्देशित ऊर्जा हथियारों से उसे प्रताड़ित कर रहे थे। देखें, नवंबर में एलन वो एंकरेज की उस संघीय सुविधा में गया था, जो वैसे बहुत सामान्य बात है। बहुत से लोग किसी टिप या जानकारी के साथ FBI कार्यालय जाते हैं। उसने अंदर जाकर कहा कि लोग उसके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। FBI ने कहा कि उसके मन में आतंकवादी विचार आ रहे थे। आज रात हमारे एलेक्सिस की इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जो उसके दोस्तों का नजरिया दिखाती हैं। एक मुस्कुराता हुआ बेखौफ इंसान, मगर अब सबूत हैं कि उसे आवाजें सुनाई देती थीं। उसने दावा किया कि वर्जीनिया एयरपोर्ट पर बहस के बाद एक अनजान शख्स ने उसका पीछा करने 3 लोग भेजे और उससे बात कर माइक्रोवेव मशीन से शरीर में कंपन भेज उसे जगाए रखने को कहा। सितंबर में मायरन में ने पुलिस को बताया कि उस पर नजर है और उसे दीवारों से आवाजें आ रही हैं। वेन स्नर्डिस ने वर्णन ट्रेमशर अंखाकुन इस मुद्दे पर ध्यान दिलाना चाहता है। आज क्या चल रहा है भाई? वो शैतान यार। क्या शैतान है? कुछ आवाजें आ रही हैं। आवाजें और शैतान। आवाजें सुनी। केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में इन आवाजों से परेशान होता है इस तरह के पागलपन पर उतरता है। इस तकनीक के गलत इस्तेमाल के मुख्य उद्देश्यों में से एक ये है कि किसी लक्षित व्यक्ति को आत्मघाती व्यवहार के लिए उकसाया जाए, और ये सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं उसी का एक प्रदर्शन है। मुझे लगता है कि अंततः इतने सारे सुराग मिल जाएंगे कि लोग पूरी तस्वीर समझ पाएंगे कि सामूहिक गोलीबारी करने वालों के साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि सच्चाई सामने आएगी और मुझे लगता है कि यह सब बंद हो जाएगा। बात समझ में आती है। मैं मानता हूं कि उन्होंने निर्देशित ऊर्जा या अन्य तरीकों से अवचेतन हेरफेर झेला है। मकसद सिर्फ नियंत्रण है। यह दिमाग को खंडित कर सकता है, जो MK अल्ट्रा कार्यक्रम का हिस्सा है, और यह दिमाग का विखंडन है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्षित व्यक्ति कार्यक्रम MK अल्ट्रा ही है, लेकिन इसे दूर से किया जाता है। ये माइंड कंट्रोल है। ये आपके व्यवहार और सोच को पूरी तरह नियंत्रित करने का तरीका है। इस कार्यक्रम से पूरी वैश्विक आबादी को नियंत्रित करने का खतरा है, ताकि बिना किसी संपर्क के ऐसी हत्याएं हों जिनका हमलावरों से कोई संबंध न हो। मीडिया में इस मुद्दे पर सच्चाई धुंधली हो गई है। ब्रिटिश पत्रकार डेविड एरोनोविच ने डी टाइम्स में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि हवाना सिंड्रोम मन से होने वाली बीमारी थी, जिसका गलत निदान किया जा रहा था। पेंटागन की कई रिपोर्टों से पता चलता है कि इन हमलों का अपराधी बैकपैक के आकार के पोर्टेबल उपकरण हैं। हालांकि सुर्खियां हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से इनकार करती हैं, यह दावा करते हुए कि वे कारण हो सकते हैं या होने का संदेह है। हाल ही में 60 मिनट्स के एक एपिसोड ने सुझाव दिया कि पोर्टेबल वर्गीकृत उपकरण आपराधिक गिरोहों के हाथों में पड़ गए थे। शर अडोबार डेविड रेलमैन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, जिन्हें सरकार ने 2 जांचों का नेतृत्व करने के लिए कहा था। उनके पैनल में डॉक्टर, भौतिक विज्ञानी, इंजीनियर और अन्य शामिल थे। 2020 और 2022 में उनकी रिपोर्टों ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया।
दो पैनलों जिन जांचों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, दोनों ने लगभग एक ही निष्कर्ष निकाला, जो ये था कि इन मामलों के एक उपसमुच्चय के लिए सबसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव ऊर्जा का एक रूप था। मैं बैकपैक वाली कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। ये हमले बेहद तेज और परिष्कृत हैं। आपके विचार खोपड़ी से निकलकर सॉफ्टवेयर में प्रोसेस होते हैं, जो ब्रेन वेव्स को टेक्स्ट में बदल देता है। ये ऑडियो या शारीरिक प्रतिक्रिया पैदा कर पलक झपकते ही दिमाग में वापस भेज देता है। ये किसी अकेले पागल का काम नहीं है। ये एक विशाल तेज वायरलेस नेटवर्क है। ये ऐसी प्रताड़ना है जो आपके फोन की वेब पेज डाउनलोडिंग जितनी तेज प्रतिक्रिया करती है। उनके पास इस बात के सबूत हैं कि नागरिक हवाना सिंड्रोम के शिकार हैं और अब उनका दायित्व है कि वे इसकी जांच करें और इसके बारे में कुछ करें। निर्देशित ऊर्जा हथियारों के अस्तित्व को स्वीकार किए जाने के बाद प्रेस में यह रिपोर्ट आई है कि होमलैंड सिक्योरिटी ने 1 साल पहले ही एक पोर्टेबल हथियार खरीदा था। खबरों के अनुसार इसके लिए $10 मिलियन की बड़ी राशि का भुगतान किया गया था। तो क्या अब कोई 24 घंटे किसी पेड़ के पीछे तैनात रहता है? वे दीवारों के पार देख हमला कैसे करते हैं? ये सब बस एक SIONP है। हवाना सिंड्रोम की स्थिति के संबंध में पेंटागन के लिए काम करने वाले एक सज्जन ने मुझसे संपर्क किया था। वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी देने के लिए कह रहे थे। तथ्य यह है कि न्यूरो स्ट्राइक हथियार हैं। वह उन्हें न्यूरो स्ट्राइक हथियार कह रहे थे, जिनका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती पर और अन्य देशों में किया जा रहा है। यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है बस। 2016 में हवाना क्यूबा में हमारे राजनयिकों, अमेरिकी राजनयिकों ने एक अजीब आवाज़ के अचानक आने की शिकायत की थी, जिसके बाद गंभीर मतली, उल्टी, चक्कर आना, सिर दर्द, अल्पकालिक, दीर्घकालिक स्मृति हानि और विशेष रूप से धड़ और अंगों में झटके महसूस हुए थे। यह घटना वास्तविक है। यह FBI CIA में हमारे सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ हो रहा है और अब यह कांग्रेस के सदस्यों के साथ हो रहा है। मुद्दा यह है कि वे इसे केवल तभी संबोधित करते हैं जब यह संघीय कर्मचारियों के साथ हो रहा होता है। मुझे CIA के पूर्व मुख्य डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा साहब सही हैं, उनके 338 हवाना सिंड्रोम मरीजों, संघीय कर्मचारियों और मेरे मुवक्किलों में काफ़ी समानताएं हैं। मतलब लक्षण एक जैसे थे। पीड़ित CIA और FBI एजेंटों का कहना है कि उन्हें एक अजीब इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई देती है। वो यह है कि वे आवाजें सुन रहे हैं। ये सोचना काफी अजीब है कि एक निर्देशित ऊर्जा हथियार है जो इस तरह की अक्षमता पैदा करता है और इसका इस्तेमाल केवल राजनयिकों या सेना के खिलाफ ही किया जाएगा। ये तो बकवास है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हमले अमेरिकी धरती पर हो रहे हैं। इस तकनीक का आधार निर्देशित ऊर्जा है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड कथित तौर पर इन हमलों के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन खुफिया समुदाय की ओर से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जब से पहली बार इसका पता चला था, तब से लेकर आज तक यह गहरी चिंता का विषय रहा है कि खुफिया समुदाय अभी भी हवाना सिंड्रोम के स्रोत और कारण की पहचान करने में विफल रहा है, जैसा कि इसे आम तौर पर जाना जाता है। भले ही सेवा में तैनात कई लोग इसके परिणामों को भुगत रहे हैं। क्या आप कह रही हैं कि हमें अब भी नहीं पता हमले कहां से हुए? मेरी समझ के अनुसार इन असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं के स्रोत और कारण पर खुफिया समुदाय की ओर से कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं आई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हालिया लेख में 2 सूत्रों ने 2025 की व्हाइट हाउस ब्रीफिंग का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि ये हमले दूर से मस्तिष्क को निशाना बनाने वाली किसी भी सिग्नल तकनीक से हो सकते हैं। यानी ये हमले रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां तक कि सेलफोन से भी किए जा सकते हैं। यह आम राय यह है कि ये हमले माइक्रोवेव सक्षम उपकरणों से हो रहे हैं, जिनमें सेल टावर भी शामिल हो सकते हैं। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्तियों की एक सीमा है। विभिन्न माइक्रोवेव आवृत्तियां आपके ओवन, रडार सिस्टम, टीवी ट्रांसमीटर, यहां तक कि आपके फोन से भी उत्पन्न होती है।
यदि आप टावरों को देखें तो वे लगातार शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र छोड़ रहे हैं और उनके माध्यम से उन क्षेत्रों को ऐसी फ्रीक्वेंसी में एनकोड किया जा सकता है जो मूल रूप से धारणा संबंधी फ्रीक्वेंसी होती है, ताकि इंसानों को सचमुच पागल किया जा सके, जिससे वे व्यक्तिगत निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता खो दें। और यह सामूहिक रूप से हो रहा है। ये तो आजकल हर किसी के साथ ही हो रहा है। कुछ गिने चुने राजनेता बस इस पर विश्वास नहीं करते। आपको पता है, इस तरह की किसी चीज को समझने के लिए आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा। इसका मकसद आपको पागल दिखाना या साबित करना है। पता है, मैं मेक्सिको की गुफाओं में पानी के नीचे रहा हूं और फिर भी मुझे इन चीजों से निशाना बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मुझे यहाँ अच्छा रिसेप्शन नहीं मिलता, मतलब सेल टावर का अच्छा रिसेप्शन नहीं है, और फिर भी मुझे पूरी ताकत के साथ निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े नेटवर्क हैं। मेरे हिसाब से डायरेक्टेड एनर्जी उत्पीड़न और निगरानी टेलीकॉम सिस्टम से ही होते हैं। इंसानों का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए अगर वे किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टारगेटिंग से निशाना बनाना चाहते हैं जिससे दर्द हो, तो उन्हें बस दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करना होगा जो दर्द को डिकोड कर रहा है, ताकि लक्षित व्यक्ति तड़पने लगे। आप दिमाग को हाईजैक या हैक कर सकते हैं और उससे अपनी टारगेटेड जानकारी प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अब हम 6G पर आ गए हैं। मैंने 5G को लीड किया था और अब वे 6 पर पहुंच गए। ये क्या करता है? क्या ये त्वचा के और अंदर देख सकता है? देखते हैं ये कितना अच्छा है। मुझे पुराने कैमरे ही पसंद हैं। बहुत से राजनेता बस इस पर विश्वास नहीं करते। दूसरी ओर मेरा मानना है कि कुछ राजनेता इसके बारे में बहुत जागरूक हैं। मेरा मानना है कि वे वास्तव में इसके बारे में कुछ कहने से डरते हैं, क्योंकि आप एक दिग्गज के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर वे इसके खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई सरकार, कोई नीति, कोई बोर्ड, कोई समिति, कोई निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं है जिसे आपकी सहमति और आपकी पूर्ण सहमति के बिना और आपके लिए स्पष्ट रूप से बताए गए अर्थ के बिना इस पर चर्चा करने और सार्वजनिक नीति बनाने का अधिकार हो। सो इसका किसी सरकार या जगह के प्रति वफादारी से कोई लेना देना नहीं है जहां हम हों। इसका संबंध इंसान होने के मायने, आपकी स्वतंत्र इच्छा और सोचने के अधिकार से है। ब्रिटेन में लिंडा, जो 70 के दशक की एक पीड़िता हैं और सालों से रोजाना इन हमलों को झेल रही हैं, उन्होंने अपने स्थानीय संसद सदस्य जेम्स कार्टलेज के साथ एक बैठक तय की है, जो कंजर्वेटिव पार्टी के शैडो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। मैं यहाँ अपने स्थानीय सांसद जेम्स कार्टलेज से मिलने आई हूँ। वे शैडो डिफेंस मिनिस्टर हैं और मैं उस इलेक्ट्रॉनिक शोषण के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे मेरे समेत कई लोग पीड़ित हैं। हम साइकोट्रॉनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डालना चाहते हैं। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये सालों से चल रहा है। मैं उन कई लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो पीड़ित हैं। बैठक के दौरान कार्टलेज ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये हमले असली हैं और ब्रिटिश संसद में साइकोट्रॉनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डालने से साफ इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि रूस ने 2001 में उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैं अभी बाहर आई हूँ। सब अच्छे थे, पर यह वैसा ही था जैसा सालों से पुलिस और डॉक्टरों से मिल रहा है। उन्होंने अविश्वास से देखा, जो मेरे लिए फिर से बहुत कठिन था। जेम्स कार्टलेज को यकीन नहीं कि ये हथियार मौजूद हैं। ये बहुत निराशाजनक है। These weapons, very disappointing, I'm afraid. लिंडा के साथ बैठक में मैं ये देखकर हैरान था कि ब्रिटिश शैडो डिफेंस मिनिस्टर ने साइकोट्रॉनिक हथियारों पर प्रतिबंध की जांच से साफ इनकार कर दिया। मैं कई ब्रिटिश पीड़ितों से मिला हूँ। हम इसी का सामना कर रहे हैं। इसे जानबूझकर की गई अज्ञानता कहेंगे। कोई तो कृपया हमारी बात सुने और हम पर विश्वास करे। सबूत का बोझ एक ऐसी चीज है जिससे सभी नागरिक पीड़ित जूझते हैं, क्योंकि ये हमले शांत और अदृश्य होते हैं। तो साइकोट्रॉनिक और डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों और मानव शरीर के खिलाफ उनकी क्षमताओं के क्या सबूत हैं? 1994 में यूएस आर्मी वॉर कॉलेज द्वारा प्रकाशित एक जर्नल पैरामीटर्स ने लेफ्टिनेंट कर्नल टिमोथी एल थॉमस का एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था "एड माइंड हैज नो फायरवॉल"।
इसमें उन्होंने घोषणा की कि मानवता एक साइकोट्रॉनिक युद्ध के कगार पर खड़ी है और यह कि अवचेतन संदेश देने या शरीर की मनोवैज्ञानिक और डेटा प्रोसेसिंग क्षमताओं को बदलने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों पर आधारित हथियारों के एक बिल्कुल नए शस्त्रागार का उपयोग व्यक्तियों को अक्षम करने के लिए किया जा सकता है। इन हथियारों का उद्देश्य मानस को नियंत्रित करना या बदलना या मानव शरीर के विभिन्न संवेदी और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम पर हमला करना है। कुछ साल बाद 2001 में नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर के मुख्य वैज्ञानिक डेनिस बुशनेल ने रक्षा और खुफिया पेशेवरों के दर्शकों के सामने फ्यूचर स्ट्रेटेजिक इश्यूज या फ्यूचर वॉरफेयर शीर्षक से एक उत्तेजक प्रेजेंटेशन दिया। उनके द्वारा बताए गए उभरते खतरों में डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों का जिक्र भी शामिल था। बुशनेल ने माइक्रोवेव से होने वाले खतरे के बारे में बात की, जिसमें मस्तिष्क के कार्य में भारी बदलाव और कुछ परिदृश्यों में संभावित मृत्यु जैसे प्रभावों को सूचीबद्ध किया गया। 2016 में लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी के एक पूर्व वैज्ञानिक पॉल बाचो, जो डार्पा के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने का दावा करते हैं, को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि ऐसी तकनीक है जो मानव मस्तिष्क के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंड पर RF सिग्नल और संचार प्रसारित कर रही है। और इसके अतिरिक्त यह पूरी प्रक्रिया न केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों को भी अपने प्रभाव के दायरे में लाकर उन्हें निशाना बनाने का एक अत्यंत निरंतर, सुनियोजित और व्यवस्थित प्रयास कर रही है। यदि हम आज के वर्तमान दौर की बात करें तो हाल ही में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर यदि हम अपनी पैनी और गंभीर दृष्टि डालें तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर छापे में अमेरिकी सेना ने डिस्कम्बोबुलेटर का इस्तेमाल किया, जिसने वेनेजुएला के नेता की रक्षा करने वाले सैनिकों पर ऊर्जा निर्देशित करके उन्हें बीमार कर दिया और अक्षम कर दिया। इस हथियार का मस्तिष्क पर कोई प्रभाव होने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इससे नाक से खून बहना और मतली हुई थी। इन हथियारों के खिलाफ बोलने वाले सबसे हाई प्रोफाइल नामों में से एक पूर्व CIA और स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी दिवंगत रॉबर्ट डंकन थे। रॉबर्ट डंकन शुरुआती अग्रदूतों में से एक थे और हमारे समुदाय में उनका बहुत सम्मान था। लोग उनके ज्ञान और उनके अनुभव के लिए वास्तव में उनका सम्मान करते थे। उनसे मैंने काफी सीखा है। उनके जाने का गहरा दुख है, ये बेहद दुखद है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस मामले में क्या हुआ था। उनकी बातें मेरी स्थिति से मेल खाती हैं। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट सोल कैचर वॉल्यूम 2 पढ़ी, मुझे लगा अरे ये तो बिल्कुल वही है जो मेरे साथ हो रहा है। वे कहते हैं कि उन्होंने एक तरह से इस तकनीक का आविष्कार किया था। उन्होंने देखा कि इसका इस्तेमाल आम नागरिकों के खिलाफ किया जा रहा है। वे अपनी किताबों और भाषणों के साथ सबके सामने आए और उन्होंने इस स्थिति के बारे में बात की। मुझे लगता है कि वे उनसे डरे हुए कि तो रॉबर्ट डंकन एक बेहतरीन इंसान थे। उनका मेरा पसंदीदा कोट जिसने वास्तव में मेरी सोच बदल दी, वे कहते हैं, कल्पना करें कि पृथ्वी एक खुली MRI मशीन है। मुझे एहसास हुआ कि इस घटना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चुंबकीय हिस्सा वास्तव में महत्वपूर्ण है। आप आबादी का एक रैंडम सैंपल चाहते हैं, सभी भाषाएं, सभी संस्कृतियां, ताकि एक AI सिस्टम का दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला हथियार बनाया जा सके जो हर मानव मस्तिष्क के साथ इंटरेक्ट कर सके। उदाहरण के लिए फंक्शनल MRI जो आप पृथ्वी पर दूर से कर सकते हैं, आपके पास हर इंसान के मस्तिष्क का पैटर्न होता है। आप ग्रह पर 8 अरब दिमागों को नियंत्रित कर सकते हैं, संभावित रूप से उन्हें पढ़ सकते हैं और आप पूरी पृथ्वी पर इसकी किरणें डालेंगे। आप एक सेलफोन की तरह हैं, आपका दिमाग एक सर्किट है। तो अगर आप एक बार डायल हो गए, जब आपके पास एक कॉग्निटिव मॉडल हो, तो आप मैग्नेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर के नीचे इससे कभी नहीं बच पाएंगे। ये दुनिया भर में फैला है। डंकन की किताब प्रोजेक्ट सोल कैचर 2 में उन्होंने एक वैश्विक हथियार प्रणाली के बारे में बात की थी जिसका नाम साइलेंट असैसिनेशन थ्रू एडेप्टिव नेटवर्क्स है। डंकन के अनुसार यह हथियार चैटबॉट्स के माध्यम से हत्या की प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देता है। यह खामोश हत्या का एक बेहद खतरनाक तरीका है जहां पीड़ित को दी जाने वाली यातनाएं उनके अच्छे व्यवहार को मिटाकर उनमें हानिकारक व्यवहार को प्रोग्राम करने में मदद करती हैं। डंकन की किताब में साइलेंट असैसिनेशन थ्रू एडेप्टिव नेटवर्क्स सैटन का जिक्र है। एप्स्टीन फाइलों में शैतानवाद के खुलासों को देखें तो साफ है कि इन प्रोग्रामों को चलाने वालों के इरादे मानवता के लिए बेहद बुरे हैं। ये नाम उन्होंने इत्तेफाक से नहीं चुना था।
ये तो पूरी तरह से यातना है, लेकिन आखिर इस सबसे फायदा किसे होता है? टारगेटेड इंडिविजुअल प्रोग्राम जो आम नागरिकों को अजीबोगरीब स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित करता है, क्रूर और संवेदनहीन है, लेकिन वास्तव में फायदा किसे होता है? बेघर होने या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गैर सरकारी संगठनों को मदद के लिए आवेदकों की संख्या में साल दर साल होने वाली भारी वृद्धि से फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में उन फंडों की धोखाधड़ी और दुरुपयोग की जांच चल रही है जहां बेघर लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह स्पष्ट है कि पीड़ितों के नुकसान पर पैसा बनाया जा रहा है, चाहे वे लाभार्थी जानबूझकर ऐसा कर रहे हों या अनजाने में। वे लोग जो संज्ञानात्मक समस्याओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के पास जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है और उन्हें नहीं पता कि यह समस्या कहां से आ रही है। जब हम पर हमला हो रहा था तो मैं और मेरी माँ पुलिस के पास रिपोर्ट करने गए। जांच के बजाय उन्होंने हमारी रिपोर्ट स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दी, जिन्होंने उसे एम्बर मार्क कर दिया, और गिरफ्तारी के बजाय उसी एम्बर रिपोर्ट के आधार पर मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य उद्योग स्वचालित रूप से लोगों को एक ही रास्ते पर डाल देता है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार के अजीब लक्षण हैं तो वह अपने आप एक मानसिक विकार बन जाता है। हाल तक AHI पीड़ितों को शक की नजर से देखा जाता था और उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठते थे। प्रभाव महसूस होते ही डॉक्टर अक्सर 2-3 साल की महंगी एंटीसाइकोसिस दवाएं लिख देते हैं। इसलिए अमेरिका जैसे देशों में जहां स्वास्थ्य सेवा बीमा पर निर्भर है, फार्मा और बीमा कंपनियों को ही फायदा होता है। इससे तो फार्मा कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। ये खतरनाक हथियार सीधे तौर पर आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे ही देख लीजिए, मुझे अक्सर माइग्रेन की समस्या हो जाती है, तो फिर फार्मा कंपनियां यही सोचेंगी कि चलो माइग्रेन या फिर इन हथियारों से पैदा होने वाले तमाम लक्षणों के इलाज के लिए दवाइयां ही बेच दी जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि दवा खराब है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम विशेष रूप से इस तकनीक की क्षमताओं के बारे में बात कर रहे हैं जब आप RF उत्सर्जन से प्रभावित हो सकते हैं। हमारे डिक्लासिफाइड दस्तावेज बताते हैं कि वे कैसे दर्द दे सकते हैं, जैव रसायन बदल सकते हैं, आवाजें भेज सकते हैं और यादें बना या मिटा सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति होती तो आप पूरी आबादी का क्या करते? पॉपुलेशन। ओबामा प्रशासन के दौरान उन्होंने ब्रेन इनिशिएटिव शुरू किया था जहां वे मानव मस्तिष्क और मानव जीनोम को डिकोड करना चाहते थे। ये अर्थव्यवस्थाओं को चलाएगा, ये चिकित्सा को चलाएगा। न्यूरल डेटा बहुत मूल्यवान है, इसलिए यदि ये डेटा वास्तव में संग्रहित और उपयोग किया जा रहा है तो ये डेटा लेने वाले के लिए बहुत लाभदायक होगा। वे आपका अध्ययन और निगरानी करते हैं, आपके व्यवहार और पैटर्न ट्रैक करते हैं। आपका डेटा कीमती है। अगर आप दिमाग से डेटा निकाल रहे हैं तो यह मेरा मतलब है, यह पवित्रता का आखिरी अवशेष है जो हमारे पास मूल रूप से है, वह है हमारी स्वतंत्र इच्छा। दिमाग अधिक से अधिक एक वस्तु बनता जा रहा है। न्यूरो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र पूरी तरह असुरक्षित है। डेटा संग्रह, उपयोग या संज्ञानात्मक अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कोई कानूनी ढांचा नहीं है। यही कारण है कि ये खतरनाक कमियां मौजूद हैं। इस तकनीक को बनाने वाले इसे गहराई से समझते हैं। इसे विनियमित करने वालों के पास न तो शब्दावली है, न तकनीकी साक्षरता, और सच कहूं तो न ही वे विशेषज्ञ हैं जो सार्थक कानून लिख सकें। ये आलोचना नहीं, कार्रवाई का आह्वान है। अत्यंत जरूरी सवालों पर सही लोगों द्वारा सही मंचों और उचित स्थानों पर सार्थक चर्चा नहीं की जा रही है। यदि हम इस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते या इसे रोकने का प्रयास नहीं करते तो फिर आप शायद ये अंतर कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने असल में किस बात के लिए अपनी सहमति दी थी और किस बात के लिए नहीं। मुझे अपने निजी विचारों, अपनी इच्छाओं, उनकी गोपनीयता और अपने जीवन से जुड़े हर फैसले पर पूरा अधिकार है। इंसानी न्यूरोलॉजी के अध्ययन में मेटाडेटा जुटाना पूरी तरह गैर कानूनी होना चाहिए। वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों में ऐसे कानून हैं जहां इंसानों पर प्रयोग करना कानूनी है। क्योर एक्ट की धारा 3024 जिसे ओबामा प्रशासन ने लागू किया था, उसमें लिखा है कि अमेरिकी नागरिक की सहमति के बिना उस पर प्रयोग करना कानूनी है जब तक कि वह न्यूनतम जोखिम की कसौटी से बाहर न हो। और न्यूनतम जोखिम की परिभाषा वह है जो सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होता। और मैं आप में से हर एक से पूछता हूं, क्या मौत सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में होती है?
किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। यह तो प्रताड़ना से बचना एक पूर्ण अधिकार है, यहाँ तक कि जिनेवा कन्वेंशन में भी। तो ऐसा होना, जो लोग उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इतना क्रूर होना कि किसी से उसकी सबसे बुनियादी चीज छीन ली जाए, सोचने, समझने और आप जानते हैं कदम उठाने की क्षमता, ये बेहद क्रूर है। क्योंकि हो क्या रहा है कि टीआईस को जीवन भर के लिए इस प्रोग्राम में डाल दिया जा रहा है। इस तकनीक से लड़ने की पूरी बात इसकी पहचान है। कितनी भी व्यक्तिगत गवाही क्यों न हो, वह संदेह करने वालों को यकीन नहीं दिला पाएगी। मैं अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन में टीआई लोगों को जानता हूं। यह वैश्विक है। सवाल यह है कि उनकी रणनीतियां हर जगह एक जैसी क्यों हैं? जापान, अमेरिका, यूके, सब जगह एक जैसा। जाहिर है वे किसी मैनुअल से काम कर रहे हैं। न्यूरल डेटा की सुरक्षा के लिए खुद को चैंपियन बताने वाला एक संगठन न्यूरो राइट्स फाउंडेशन है, जो न्यूरल डेटा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए अमेरिका के राज्यों और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ काम कर रहा है। हालांकि ये कानून उपभोक्ता और कॉरपोरेट न्यूरोटेक्नोलॉजी उपकरणों में डेटा के दुरुपयोग और न्यूरल हेरफेर को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो वर्तमान में लगभग न के बराबर उद्योग है। वे जिस चीज से सुरक्षा नहीं देते वह है वायरलेस तरीके से लिए गए न्यूरल डेटा की चोरी और प्रोसेसिंग, जिसके बारे में रॉबर्ट डंकन ने दावा किया था कि यह माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के साथ संभव है। और जहां वे नैनो टेक्नोलॉजी को चिंता के बढ़ते क्षेत्र के रूप में देखने का दावा करते हैं, वहीं उनके द्वारा चलाए गए या सीधे प्रभावित किसी भी न्यूरो राइट्स कानून में नैनोटेक या नैनोस्केल उपकरणों का जिक्र नहीं है। डिवाइस परिदृश्य का उनका अपना विश्लेषण केवल नॉन इन्वेसिव वेयरबल्स और न्यूरालिंक जैसे इम्प्लांट्स को कवर करता है। हमें भेजे गए एक ईमेल में न्यूरो राइट्स फाउंडेशन के सह संस्थापकों में से एक जेरेड जेंसर ने कहा, हमने कभी किसी से वादा नहीं किया कि हम न्यूरो टेक्नोलॉजी और मानवाधिकारों के क्षेत्र में हर क्षेत्र या चिंता को दूर कर सकते हैं या करेंगे। और आगे कहा कि डेटा और उपकरणों से होने वाले हस्तक्षेप पर उनका सीमित ध्यान उनकी टीम के सदस्यों की विशेषज्ञता और उनके मामूली बजट के कारण था। कई सालों तक न्यूरो राइट्स फाउंडेशन को स्लोन फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए स्लोन के कार्यक्रम निदेशक डोरोन वेबर हैं, जो एक इजरायली नागरिक हैं। इजराइल से कोई संबंध न होने का दावा करने के बावजूद न्यूरो राइट्स फाउंडेशन के जेंसर को इजरायली मीडिया द्वारा नियमित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञ के रूप में पेश किया जाता है। जब मैंने जेरेड से पूछा कि क्या उनका इजराइल से कोई संबंध है, तो उन्होंने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि मैं शायद यहूदी विरोधी हूं। मैं असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं के कई यहूदी पीड़ितों से मिला हूं, जिनमें से एक 8 साल से हर दिन अपने सिर में भयानक आवाजों से जूझ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे फ्रीक्वेंसी आधारित न्यूरो टेक्नोलॉजी को कवर नहीं करते, क्योंकि वे AHIs या टॉर्चर प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे लगता है कि यह सच नहीं है, क्योंकि कई पीड़ितों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने मुझे बताया है कि उन्होंने मदद के लिए न्यूरो राइट्स फाउंडेशन से संपर्क करने की कोशिश की है और उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला। संचार प्रणालियों के विकास में इजराइल का गहरा इतिहास रहा है, जिसमें बाजार में मौजूद लगभग हर माइक्रोवेव सक्षम डिवाइस के पुर्जे शामिल हैं, सेल फोन के पुर्जों से लेकर सेल टावरों तक। इजराइल रेडियो एक्सेस और ट्रांसमिशन समाधान विकसित करने में मार्केट लीडर है, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का लाभ उठाते हैं। केस 4000 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कानूनी लड़ाई को देखते हुए ये कई लोगों के लिए खतरे की घंटी है। नेतन्याहू, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले इजराइल के संचार मंत्री थे, पर रिश्वत के बदले नियामक निर्णय लेने का आरोप है, जिसकी कीमत अरबों शेखेल बताई जाती है। यह मामला लाखों इजरायलियों के डेटा को संभालने वाले और दुनिया के अधिकांश दूरसंचार उपकरणों और बुनियादी ढांचे के लिए हार्डवेयर बनाने वाले उद्योग में नैतिकता और नैतिकता की चिंताजनक उपेक्षा को उजागर करता है। हम में से बहुत से लोग जानते थे कि मोसाद चिप के अंदर था। सचमुच वे सभी, चाहे वे दुनिया भर में कहीं भी बने हों, असली खेल चिप के अंदर ही खेला जाता है। हम इजरायलियों को अपने दूरसंचार उद्योग की सफलता पर बहुत गर्व होना चाहिए, लेकिन जब नेतन्याहू जैसा कोई व्यक्ति सत्ता में हो तो यह बेहद चिंताजनक है। मेरा मानना है कि लक्षित व्यक्तिगत प्रताड़ना कार्यक्रम और हवाना सिंड्रोम के पीछे इजराइल का हाथ है। मेरी राय में वे लोगों को बेघर करने, आत्महत्या और उससे भी बदतर स्थिति में पहुंचाने के लिए अपने द्वारा बनाए गए बैकडोर और संचार पुर्जों का उपयोग कर रहे हैं। और उन्होंने शायद हर स्तर पर इस बुनियादी ढांचे में इन बैकडोर को बनाने के लिए नियामक एहसानों और सैन्य संबंधों का उपयोग किया है।
अब बहुत से लोग जानते हैं कि इजराइल एक मजबूत खिलाड़ी है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि वे दुनिया को नियंत्रित करते हैं। इजराइल की वैश्विक पहुंच बहुत व्यापक है। ये सब हाई टेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक, माइक्रोवेव टेक, एआई टेक, डिजिटल टेक की ओर बढ़ रहा है। तो आप उम्मीद करेंगे, और ऐसा ही हुआ भी है, कि इजराइल ठीक उसी तकनीक का वैश्विक केंद्र बन जाएगा। मैं एप्स्टीन और 9/11 और मोसाद से जुड़ी चीज़ों के बारे में लिख रहा था। इससे पहले कि मुझे निशाना बनाया जाता, वे इजराइल के बारे में बहुत बहस करते हैं। वे इजराइल का बहुत जिक्र करते हैं। वे मोसाद के करीब होने का दावा करते हैं, जिसकी आप उनकी किसी भी बात को सच नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, वे बहुत हद तक कह रहे हैं कि इस तकनीक के साथ मोसाद द्वारा CIA पर कब्जा कर लिया गया था और उन्हें इस पर बहुत गर्व है। और आप जानते हैं, वे 9/11 और इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में डींगे मारेंगे। अगर हवाना सिंड्रोम की वजह यानी वे हमले जिनमें डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों का इस्तेमाल हुआ किसी विदेशी ताकत या दूसरे देश द्वारा किए गए थे, तो इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। एक और चेतावनी जो सेलफोन प्राइवेसी के प्रति इजराइल की लापरवाही को दर्शाती है, वह है पेगासस स्पाईवेयर। यह सॉफ्टवेयर किसी भी सेलुलर डिवाइस पर 0 क्लिक जासूसी की सुविधा देता है, यानी हैकर को बस डिवाइस पर एक टेक्स्ट भेजना होता है जिसे खोलने या पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। इसके बाद भेजने वाले को डिवाइस का पूरा एक्सेस मिल जाता है, जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन भी शामिल हैं। इसे NSO ग्रुप ने बनाया है, जिसके संस्थापकों और कई शोध कर्मचारियों का बैकग्राउंड इजरायली इंटेलिजेंस, खासकर यूनिट 8200 से है, जो IDF की एक विशिष्ट सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट है। पेगासस की सभी बिक्रियों के लिए इजरायली रक्षा मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल पुलिस द्वारा इजरायली नागरिकों के खिलाफ किया गया था, ताकि नेतन्याहू विरोधी प्रदर्शनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और नेतन्याहू के टेलीकॉम भ्रष्टाचार मामले से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा सके। कुछ का मानना है कि हमास पेजर हमला इजरायली पुर्जों से हुआ था, जिन्हें जरूरत पड़ने पर फटने के लिए सेट किया गया था। सुनहरे रंग का पेजर जो राष्ट्रपति ट्रंप को भेंट किया गया था। मैं आखिर इस बात का क्या मतलब निकालूं कि आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इन विस्फोटक पेजरों का इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात है कि सिर्फ वही लोग नहीं मारे गए, लेकिन इसके बावजूद उनका मुख्य मकसद तो यही था। और फिर मजे की बात तो यह है कि एक ट्रंप को इसे साफ तौर पर एक धमकी के रूप में देखा जा सकता है। नेतन्याहू बाद में एक भाषण देते हैं बिल्कुल अलग संदर्भ में, बेशक इसका कोई मतलब नहीं हो सकता, जहां वे शेखी बघार रहे हैं कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के सेलफोन में इजरायली तकनीक है। हम हथियारों के निर्माण कार्य में अत्यंत कुशल और निपुण माने जाते हैं। लेकिन क्या आपके पास सेलफोन है? कोई भी यहां आपके पास सेलफोन है? नहीं। आपने वहीं इजराइल का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है। आपको पता है, मेरा मतलब है बहुत सारे सेलफोन, दवाइयां। हमारे पास ऐसी विदेशी कंपनियां बनाने की असीमित संभावनाएं हैं जिनका इजराइल से कोई सुराग नहीं मिल सकता। शेल कंपनियों के ऊपर शेल कंपनियां जो सप्लाई चेन को हमारे पक्ष में प्रभावित करती हैं। हम एक बनावटी दुनिया बनाते हैं। हम एक वैश्विक प्रोडक्शन कंपनी है। हम पटकथा लिखते हैं, हम निर्देशक हैं, हम निर्माता हैं, हम ही मुख्य अभिनेता हैं और यह दुनिया हमारा मंच है। को तो जहां तक आक्रामक हथियारों की बात है तो उनका क्या किया जाए? कैन, हमने उन्हें अमेरिका के साथ साझा तो किया है, लेकिन हम उन्हें आपके साथ साझा करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और उन्नत हथियार जो आज किसी भी महाशक्ति के पास मौजूद नहीं है, उन्हें इजराइल ने खुद विकसित किया है और अमेरिका को सौंपा है। यह सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में टिके रहने के लिए मजबूत होना ही पड़ता है। यह बात हर कोई बखूबी समझता है। कई लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य से जुड़ी ये अजीब घटनाएं लोगों को हत्या करने के लिए भी उकसा रही हैं। क्या इजराइल लोगों को प्रताड़ित करके सामूहिक हत्या करवा सकता है ताकि अराजकता पैदा हो, सुरक्षा उपाय खड़े किए जा सकें और बड़े नामों की हत्या की जा सके? ऐसा लगता है कि वे सभ्यताओं के बीच टकराव पैदा करना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पिछले 25 वर्षों में हमने जो कुछ इस्लामिक आतंकवाद देखा है वो वास्तव में उन लोगों का काम हो जिनके दिमाग में आवाजें भेजी जा रही थी, जो भगवान होने का ढोंग कर रही थी और उन्हें इन कृत्यों को अंजाम देने का निर्देश दे रही थी। किसी इंसान को मासूम बच्चों से भरी हुई बस को उड़ाने के लिए तैयार करना।
या निर्दोष नागरिकों से भरी इमारत को आपको इसे उनके दिमाग में बैठाना होगा, आपको उनका ब्रेन वॉश करना होगा और उन्हें बताना होगा कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। यह धार्मिक, जातीय, नस्लीय कुछ भी हो सकता है और उस बड़े मकसद के लिए आप नैतिकता के सभी सामान्य नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। हमसे यकीन है कि इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क दोनों की हत्या की कोशिश करने के लिए इन प्रताड़ना तकनीकों का इस्तेमाल किया। 2025 में रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य टिम बर्केट ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप का संभावित हत्यारा संभवतः किसी प्रकार के आधुनिक माइंड कंट्रोल प्रोग्राम के प्रभाव में था। तो आप यह आरोप लगा रहे हैं कि थॉमस क्रुक्स को किसी प्रकार के डार्क इंटेल प्रोग्राम एमकल्ट्रा या किसी और के द्वारा तैयार किया गया था ताकि उस दिन हत्या के कृत्य को अंजाम दिया जा सके। यही लगता है, मैंने तो यही कहा। सभी इजरायली, मेरी पत्नी सारा और मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की भयानक कोशिश से स्तब्ध थे। यह केवल डोनाल्ड ट्रंप पर हमला नहीं था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला था, यह अमेरिका पर हमला था, यह लोकतंत्र पर हमला था, यह सभी लोकतंत्रों पर हमला था। अपनी ओर से, अपने परिवार, सरकार और इजराइल के लोगों की ओर से हम राष्ट्रपति ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने, निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर शक्ति की कामना करते हैं। 2024 में एलन मस्क ने जो रोगन को बताया कि उनके संभावित हथियारों में से एक का मानना था कि उसके अंदर चिप लगाई गई थी, ये एक ऐसा एहसास है जिसका अनुभव कई लक्षित व्यक्ति करते हैं। इससे पहले कि मैं ट्रंप और बाकी सबका समर्थन करता, 2 लोग मुझे मारने के लिए ऑस्टिन आए थे। मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं। और 2 अलग-अलग घटनाएं। एक करने वाला था, एक आदमी को लगा कि मैंने उसके सिर में चिप लगा दी है। प्रमुख इजरायली इतिहासकार युवल नोआ हरारी ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दर्शकों को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द ही मानवता को हमारे दिमाग के सभी विचार उपलब्ध कराएगा। एआई जल्द ही हमारे दिमाग के शायद ज्यादातर शब्दों का स्रोत होगा। एआई शब्दों, प्रतीकों, छवियों और अन्य भाषा टोकन को नए संयोजनों में जोड़कर विचारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। इस दुनिया में इंसानों के लिए अभी भी कोई जगह होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी गैर मौखिक भावनाओं को क्या जगह देते हैं। इजरायली सरकार और जेफरी एप्स्टीन के नेतृत्व वाले ब्लैकमेल ऑपरेशन के बीच गहरे संबंध हैं। हाल ही में जारी एप्स्टीन फाइलों में न्यूरो हथियारों और लक्षित व्यक्तिगत कार्यक्रम के कई उल्लेख हैं, जिसमें कुछ पीड़ितों की गवाही मानव तस्करी के संबंध में रेडियो फ्रीक्वेंसी हमलों पर प्रकाश डालती है। एप्स्टीन फाइलों में उल्लिखित टीआई कार्यक्रम जीवित बचे लोगों के अनुभवों की पुष्टि करता है और मेरे लिए मैंने देखा है कि आम जनता के साथ इस पर बात करते और चर्चा करते समय यह वास्तव में बातचीत शुरू करने का एक जरिया है। एक दस्तावेज में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी जेफरी बर्मन को लिखे एक पत्र में एक अज्ञात व्यक्ति कहता है कि ये रेडियो आधारित हमले ऐसा महसूस कराते हैं जैसे लोग आवाजें सुन रहे हों और उन्हें अन्य मतिभ्रम हो रहे हों, जो अक्सर यौन क्रियाओं जैसे लगते हैं। पत्र में आगे सुझाव दिया गया है कि इन ट्रांसमीटरों के जरिए लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाना एक आम बात है। एक अन्य दस्तावेज में ऑस्ट्रेलिया के एक पीड़ित ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय को पत्र लिखकर यौन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों तरह के हमलों का विवरण दिया। पत्र में उसने असामान्य प्रसारित ध्वनियों, चिंता, मिजाज में बदलाव, अनिद्रा और बुरे सपनों और लक्षित ईएमएफ और आरएफ प्रसारणों के बारे में लिखा। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मस्तिष्क के विद्युत आवेगों को प्रभावित करती है और शरीर के कोशिकीय ऊतकों को बदल देती है। तीसरे दस्तावेज में एक परिवार को निशाना बनाने का विवरण दिया गया है, जिसमें मस्तिष्क के कार्यों पर ईएमएफ और रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रसारण शामिल हैं, जिसमें मस्तिष्क के विद्युत आवेग, मिर्गी और ऊतक कार्य शामिल हैं। अभी एप्स्टीन फाइलों के आसपास का माहौल इतना राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है कि कोई भी उन फाइलों में मौजूद डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों पर ध्यान नहीं दे रहा है। एप्स्टीन फाइलों ने इस कार्यक्रम में शामिल डरावनी सच्चाई को उजागर कर दिया है। ईमेल की एक श्रृंखला में जेफरी एप्स्टीन और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक रिपोर्टी होमलैंड सिक्योरिटी नामक एक स्टार्टअप के बारे में चर्चा करते हैं। रिपोर्टी के सीईओ अमीर अलाचाई ने कई साक्षात्कारों में इजरायली खुफिया सेवाओं के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलकर बात की थी।
मेरी विशिष्ट इकाई में जहां मैं था, हमारे पास अलग अलग एजेंसियां और संस्थाएं आती थीं जो हमें बताती थीं कि हम सेना के बाद क्या कर सकते हैं। इजरायली रक्षा बलों की एक 3 लेटर एजेंसी से हमें जो प्रस्ताव मिले थे, उनमें से एक में मूल रूप से दुनिया को सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़ने और सार्वजनिक सुरक्षा को दुनिया से जोड़ने की बात थी, और यह सुनिश्चित करने की कि यह पूरी श्रृंखला पूरी तरह से एक साथ तालमेल में रहे। एहुद बराक इसके संस्थापक बोर्ड सदस्य थे। रिपोर्ट की पुरानी वेबसाइट पर दी गई सेवाओं में एक उन्नत पोजीशनिंग सिस्टम भी शामिल था। एक हालिया निवेशक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सक्रिय और निष्क्रिय RF सिग्नल्स के संग्रहण, उनकी प्रोसेसिंग और जियोलोकेशन के लिए एक अत्यधिक स्केलेबल फ्रेमवर्क और डेटा मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें इंडोर पोजीशनिंग की क्षमता भी शामिल है। क्या ये निष्क्रिय सिग्नल्स वास्तव में सीधे तौर पर शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचने वाले सिग्नल्स हैं? एप्स्टीन की तंत्रिका विज्ञान और माइक्रोवेव नेटवर्क में भी काफी दिलचस्पी लगती थी। ईमेल की एक और कड़ी में बिल गेट्स की गेट्स वेंचर्स का कोई व्यक्ति, जिसका नाम छिपा दिया गया है, बिल गेट्स को हथियारबंद न्यूरोटेक्नोलॉजी पर शोध के बारे में ईमेल करता है। फिर वह ईमेल एप्स्टीन को भेज दिया जाता है। दो 2009 में हार्वर्ड के बदनाम प्रोफेसर मार्क हॉसर ने एप्स्टीन को TMS या ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन नाम की किसी चीज के बारे में ईमेल किया था, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बेथ इजराइल डिकोनेस मेडिकल सेंटर में उपलब्ध था। हॉसर ने TMS को कुछ अनोखा और रचनात्मक बताया था, जो मस्तिष्क के कार्यों को खास तौर पर दबाने में मदद करता है। फरवरी 2014 की बात करें तो जापानी वेंचर कैपिटलिस्ट जोई ईटो ने एप्स्टीन से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक के बारे में याद दिलाने को कहा था, जो अल्पकालिक याददाश्त मिटाने में सक्षम है, जिस पर एप्स्टीन ने जवाब दिया TMS। उसी साल बाद में जून 2014 में एप्स्टीन ने हार्वर्ड में गणित के प्रोफेसर मार्टिन नोवाक से कहा कि वे बेथ इजराइल डिकोनेस मेडिकल सेंटर के किसी शोधकर्ता से संपर्क करवाएं, ताकि एक 11 साल की बच्ची के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जा सके, जिस पर वह TMS थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहता था। एप्स्टीन ने 2002 से 2017 के बीच MIT को कुल $850,000 दान किए। $525,000 ईटो के नेतृत्व वाली MIT मीडिया लैब को गए। एक प्रोफेसर जिन्होंने एप्स्टीन से फंडिंग मांगी थी और उनसे कम 6 बार मिले थे, वे हैं एड बॉयडेन। न्यूरोसाइंटिस्ट बॉयडेन को वायर्ड के एक लेख में दिखाया गया था, जिसमें उन्हें एक महत्वाकांक्षी ब्रेन हैकर बताया गया था, जो क्रांतिकारी इंजीनियरिंग उपकरण विकसित करते हैं। लेख बताता है कि बॉयडेन के लिए सिर्फ देखना ही काफी नहीं है। बॉयडेन ऐसे उपकरण भी डिजाइन कर रहे हैं जो तंत्रिका सर्किट को बदल सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं और शांत कर सकते हैं, जिससे नियंत्रण का वह स्तर मिलता है जिसकी न्यूरोसाइंस में हमेशा कमी रही है। लगभग उसी समय 2013 और 2016 के बीच एप्स्टीन की टीम खुलेआम एक निजी सेल टावर नेटवर्क बना रही थी। वे खुद का इंटरनेट सेवा प्रदाता शुरू करने, रेडियो स्टेशन खरीदने और FCC लाइसेंस और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम हासिल करने पर चर्चा कर रहे थे। यह सुझाव दिया गया है कि 0.5 गीगाहर्ट्ज और 10 गीगाहर्ट्ज के बीच की माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इंसानी खोपड़ी सहित बाधाओं को पार कर सकती है, और जब इसे हाई पावर पर पल्स किया जाता है तो यह न्यूरोलॉजिकल प्रभाव डाल सकती है, जिसमें V2K भी शामिल है, जिसे फ्रे प्रभाव के नाम से जाना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स C. लिन के एक ईमेल से हमें इसकी पुष्टि हुई, जिन्होंने द ऑडिटरी इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन ऑन द ब्रेन किताब लिखी है। एप्स्टीन फाइलों में यह प्रासंगिक है, क्योंकि एप्स्टीन की टीम 6 गीगाहर्ट्ज सिस्टम हासिल करने के लिए अडिग लग रही थी, जबकि कई आपूर्तिकर्ताओं ने न्यूरोलॉजिकल प्रभाव की सीमा से बाहर एक मजबूत 11 गीगाहर्ट्ज सिस्टम का सुझाव दिया था। कि एप्स्टीन फाइलें सामने आती हैं और एक टारगेटिंग प्रोग्राम का जिक्र करती हैं, जो बिल्कुल वैसा ही उपकरण है जैसा हम देख रहे हैं। और एप्स्टीन फाइलों में मुझे जिस बात ने चौंकाया वह यह थी कि उनकी टीम 6 गीगाहर्ट्ज क्षमता वाले सिस्टम के लिए जिद कर रही थी, और हमें बताया गया है कि 0.5 गीगाहर्ट्ज और 10 गीगाहर्ट्ज के बीच माइक्रोवेव हमले हाई पावर पर पल्स होने पर न्यूरोलॉजिकल प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
इन एप्स्टीन फाइलों में एप्स्टीन की टीम इस खतरनाक बैंडविड्थ के बीच एक सिस्टम स्थापित करने के लिए दृढ़ लग रही थी, तब भी जब उनके आपूर्तिकर्ताओं ने सुरक्षित 11 गीगाहर्ट्ज पर सिस्टम का प्रस्ताव दिया था। इन ईमेलों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन की टीम ने टावर लगाने के लिए सियरा नेवादा को काम पर रखा था। सियरा नेवादा कॉर्पोरेशन एक सैन्य ठेकेदार है जो मेडुसा बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो एक आक्रामक हथियार है जो लोगों के सिर में आवाजें और ध्वनियां पहुंचाने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग करता है। प्रोजेक्ट मेडुसा एक वास्तविक ऊहा प्रोजेक्ट था। हम इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। ये ऊह 2004 से 2008 तक सक्रिय था। ये उत्पाद बनाया गया था, प्रोटोटाइप सियरा नेवादा कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। ये पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव ऑडिटरी प्रभाव पर आधारित एक वास्तविक उपकरण था। ये एक वर्किंग प्रोटोटाइप था। इससे भीड़ नियंत्रण के गैर घातक हथियार के तौर पर बंद किया गया क्योंकि यह दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा था। सियरा नेवादा के कई इजरायली फर्मों के साथ रक्षा अनुबंध हैं। अकेले रहने वाला एक फाइनेंसर अपना निजी संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक सैन्य ठेकेदार को काम पर क्यों रखेगा? एप्स्टीन के सैटेलाइट उद्योग में भी संबंध थे। साल 2013 के दौरान एप्स्टीन ने OneWeb और O3B के संस्थापक और इंजीनियर ग्रेग वायलर से संपर्क साधा। फिर सितंबर के महीने में वायलर ने उन्हें ईमेल किया और लिखा, आपको वह सेल टावर आखिरकार मिल ही सकता है। उसके अगले साल एप्स्टीन ने उनसे पूछा, क्या आपको चॉइस कम्युनिकेशंस की तरफ से वह टावर मिल गया? दिलचस्प बात यह है कि वायलर की नई कंपनी ईस्पेस 3.4 गीगाहर्ट्ज से 60.1 गीगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। ईस्पेस द्वारा कुछ भी गलत किए जाने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन वायलर ने एप्स्टीन द्वीप का दौरा किया था और एक ईमेल में एप्स्टीन ने वायलर को एक अद्भुत अवसर की याद दिलाई जो मैंने आपको द्वीप पर बताया था कि वह आपका अपना है और आप उसे खो सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन की सबसे प्रसिद्ध सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल हैं, जो रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी हैं, जो अपने कथित मोसाद संबंधों के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट मैक्सवेल के पब्लिशिंग हाउस परगामम प्रेस ने 1982 में चेंजिंग इमेजेस ऑफ मैन नाम की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसके अंदरूनी कवर पर मैक्सवेल का नाम लिखा था। किताब में लेखक तकनीक और मन के मिलन की तुलना ईडन गार्डन के सेब से करते हैं और सुझाव देते हैं कि यह ज्ञान के वृक्ष के फल का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसे मानव जाति ने पिछले 2000 वर्षों में चखा है। मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसी फ्लैश मेमोरीज आएंगी जिन्हें आप अपने दिमाग में लगा सकेंगे। हम अपने दिमाग को कैलकुलेटर और स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम से जोड़ पाएंगे और सीधे फ्रंटल लोब में गूगल चला सकेंगे। मेरा मतलब है कि दिमाग और तकनीक के जुड़ाव से इंसानी मन का बहुत विस्तार होने वाला है। पर एक अनसुलझा सवाल यह है कि आप किस हद तक जा सकते हैं और फिर भी इंसान बने रह सकते हैं। एप्स्टीन और इजरायली पीएम नेतन्याहू को जोड़ रखने वाला शख्स गूगल के रे कुर्जवील हैं। 2017 के ईमेल में एप्स्टीन ने माना था कि वे कुर्जवील को जानते थे। कुर्जवील नैनो टेक्नोलॉजी और बॉट्स के सामने शारीरिक स्वायत्तता के सरेंडर की बात बड़ी शांति से करने के लिए मशहूर हैं। उनका मानना है कि ये चीजें हमारे दिमाग में जरूर दाखिल होंगी। 2003 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विज्ञान समिति के सामने कुर्जवील ने नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपार संभावनाओं और खतरों के बारे में बात की थी। लंबे समय से यह अफवाह है कि कुर्जवील और नेतन्याहू ने MIT में एक साथ क्लास ली थी और वे दोनों एक ही समय में उस यूनिवर्सिटी में थे। कुर्जवील एक ऐसा दिन देखते हैं जब माइक्रोस्कोपिक कंप्यूटर हर तरह की पढ़ाई को डाउनलोड करने जितना आसान बना देंगे। आप कह रहे हैं कि मेरे सिर में लाखों छोटे कंप्यूटर तैर रहे होंगे। बुनियादी तौर पर आप मानव जाति के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर अब वो आयताकार डिवाइस नहीं रहेंगे जिन्हें हम जेब में रखते हैं। वे हमारे शरीर और दिमाग के अंदर होंगे और हम जैविक और गैर जैविक बुद्धिमत्ता का एक मिश्रण बन जाएंगे। बायोलॉजी बहुत प्रभावशाली, जटिल और चालाक है, लेकिन उस इंजीनियरिंग के मुकाबले बहुत कमतर है जो हम नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल कर पाएंगे। रे कुर्जवील और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच का संबंध तो बिल्कुल साफ है। आखिर रे कुर्जवील क्लाउड से जुड़े इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलन की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको पता हो कि योजना क्या है तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं।
इन तमाम खतरों को देखते हुए ये मानना मुश्किल है कि टारगेटेड इंडिविजुअल प्रोग्राम और हवाना सिंड्रोम इजराइल के अलावा कहीं और से आ रहे हैं। अप्रैल 2013 में इजराइल के पेरिस सेंटर फॉर पीस में टेड टॉक्स टेडमेड के दौरान बार इलान यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता ईडो बाचलेट ने खुद की नकल बनाने वाले नैनोबॉट्स बनाने में इजराइल की महारत का खुलासा किया। वह मंच पर खड़ीरे होकर दर्शकों से कहते हैं और उनके हाथ में एक सिरिंज है और वह कहते हैं विसिपियर, इस सिरिंज में 1 लाख करोड़ डश रोबोट हैं। वो कहते हैं कि इन नैनो रोबोट्स को लगभग कुछ भी करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। उन्होंने इसे नैनो ओरिगामी तक कह दिया। सिरिंज के अंदर लाखों छोटे रोबोट हैं, छोटी मशीनें हैं जिन्हें डाना के खून में इंजेक्ट किया जाएगा। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये रोबोट यहाँ इजराइल में मौजूद हैं और मैं आपको यह सिरिंज दिखाऊंगा जिसे मैं अपनी लैब से लाया हूं। तो इस सिरिंज के अंदर 1 लाख करोड़ DDH रोबोट हैं। ये रोबोट 50 नैनोमीटर लंबे हैं, जैसा कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे इस स्लाइड में देख सकते हैं। 50 नैनोमीटर आपके बाल की मोटाई से लगभग 2000 गुना पतला होता है। इस समय हम एक ऐसी उन्नत नैनो टेक्नोलॉजी के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो स्वयं को आपस में जोड़ लेती है, अपनी हुबहू नकल तैयार कर लेती है और इसके अतिरिक्त यह नैनोटेक मानव शरीर की तंत्रिकाओं के अंतिम सिरों पर जाकर जमा हो जाती है। क्या आप मानव जाति पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं? आपके दिमाग को रियल टाइम में पीछने, आपके विचारों को देखने, उन्हें जानने, आप क्या देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, यह सब जानने की क्षमता बहुत ही पुख्ता और सच है। हवाना सिंड्रोम पर मीडिया अक्सर रूस को दोषी मानती है। 60 मिनट्स के हालिया एपिसोड में रूस पर उन कथित बैकपैक नुमा उपकरणों के उपयोग का आरोप लगा। दिलचस्प है कि 60 मिनट्स CBS न्यूज बनाती है, जिसके मालिक अब लैरी एलिसन के बेटे डेविड हैं। खबरों के मुताबिक लैरी एलिसन बेंजामिन नेतन्याहू के पुराने करीबी हैं और नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में उनका जिक्र भी आता है। CBS की एडिटर इन चीफ बारी वीस के भी इजराइल से संबंध हैं, उनके पिता के जरिए, जो EIPAC AIPAC काउंसिल में बैठते हैं। क्या इजराइल हवाना सिंड्रोम और इस टारगेटिंग प्रोग्राम का दोष व्लादिमीर पुतिन की सरकार पर मरकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है? हमारे यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें वे जायोनी अरबपति कहते हैं। आप जो भी नाम देना चाहें दे दें। उन्होंने आज की स्थिति तक पहुंचने के लिए कई सालों में बहुत सारा पैसा खर्च किया है। एक ऐसी स्थिति जिसमें इजराइल की मांगें, और आपको इजराइल को बड़ी वित्तीय तस्वीर से जोड़ना होगा, क्योंकि इन अरबपतियों का नियंत्रण सिर्फ वित्त के एक हिस्से पर नहीं है। वे हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। दुनिया भर में, खासकर पश्चिम में उनका बड़ा प्रभाव है और वे उस शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने में रुचि रखते हैं। इजराइल ऐसा करने का एक जरिया है। अतीत के कई सुराग इजराइल की इंसानी दिमाग पर काबू पाने की इच्छा दर्शाते हैं। ज़बिग्नेव ब्रेजिंस्की, जिनका इजराइल से कोई सीधा नाता नहीं था, पर अक्सर उस देश की आलोचना और तारीफ करते थे। उन्होंने अपनी 1970 की किताब बिटवीन टू एजेस में लिखा था कि टेक्नोट्रॉनिक समाज में रुझान लाखों असंगठित नागरिकों के व्यक्तिगत समर्थन को जुटाने की ओर होगा, जो भावनाओं को भड़ियचकाने और तर्क को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक संचार तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्वों की पहुंच में आसानी से होंगे। उन्होंने आगे कहा, अभिजात वर्ग के पास इस तकनीकी समाज में सभी लोगों के व्यवहार और बौद्धिक कामकाज को नियंत्रित करने का लालच होगा। एक और चेतावनी 2023 में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के एक सेट में मिलती है। वे ओक रिज लेबोरेटरी के पूर्व शोध वैज्ञानिक ओचर शैनन द्वारा लिखे गए हाथ से लिखे नोट्स हैं। ये नोट्स 1985 की एडवांस्ड थ्योरेटिकल फिजिक्स नामक एक बैठक का विवरण देते हैं, जिसमें कथित तौर पर स्टैनफोर्ड और NSA के पूर्व इंजीनियर हेल्पथॉफ शामिल हुए थे, जो लेजर फिजिक्स में अपने काम और एक प्रसिद्ध इजरायली रिमोट व्यूअर के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही जॉन बी. अलेक्जेंडर भी थे, जो एक रिटायर्ड अमेरिकी सेना कर्नल हैं और गैर घातक हथियारों की वकालत के लिए मशहूर हैं।
नोट्स में बैठक की कार्यवाही शामिल है, जहां शैनन एक इजरायली किताब के बारे में समूह की चिंता लिखते हैं, जो चेतावनी देती है कि पैरासाइकिक युद्ध पर सोवियत काम बहुत आगे है, लेकिन माइंड कंट्रोल में इजरायल का काम उनसे भी आगे है। उस किताब का नाम नोट्स में नहीं बताया गया है। कथित तौर पर 1980 के दशक का एक और दस्तावेज साजिशों के शोधकर्ता सर्ज मोनास्ट की 1985 की किताब द टोरंटो प्रोटोकॉल्स चेक्स ऑन सेक्सैटिशर्स में पाया जा सकता है। यह असत्यापित दस्तावेज, जिसका शीर्षक द रेड डॉन है, खुद को 666 कहने वाले एक समूह की बैठक की कार्यवाही होने का दावा किया जाता है। यह विश्व व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण के उद्देश्य से वैश्विक कब्जे का सुझाव देता है। दस्तावेज के उद्देश्य 18 में समूह का लक्ष्य कथित तौर पर यहूदी ईसाई चेतना वाले सभी व्यक्तियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। दस्तावेज के बिंदु 24 में कहा गया है कि पागल शूटरों के हस्तक्षेप से आबादी में असुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए, ताकि आग्नेयास्त्रों पर अच्छा नियंत्रण लाया जा सके और हिंसा की घटनाओं को इस तरह निर्देशित किया जाए कि उनका दोष धार्मिक चरमपंथियों या उन लोगों पर मढ़ा जा सके जो ईश्वर से सीधे संवाद का दावा करते हैं। उद्देश्य 25 में समूह ओमेगा चरण का उल्लेख करता है, जिसमें उन राज्यों के आर्थिक पतन को तेज करने के लिए वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों की तैनाती शामिल है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि टोरंटो प्रोटोकॉल्स के असली होने का कोई सबूत नहीं है, पर यह दस्तावेज बहुत दिलचस्प है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसका बहुत कुछ सच होता दिख रहा है, जो सामाजिक नियंत्रण, वित्तीय संकट और प्रकृति को जहरीला बनाने और जलवायु का उपयोग करके पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करने से जुड़ा है। और लोगों के दिमाग में आवाजें सुनाने की बात तो अलग ही है। एक बात साफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उतना सुरक्षित नहीं है जितना हमें बताया गया है, और इसे मानव मन और शरीर के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही नई नैनो तकनीकों का विकास और परिष्कार भी हो रहा है, जिन्हें भोजन, हवा और इंजेक्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति या पूरी आबादी पर उनकी जानकारी के बिना थोपा जा सकता है। आधुनिक टेलीकॉम नेटवर्क बीम फॉर्मिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जो उन्हें अपलिंक और डाउनलिंक संकेतों के साथ विशिष्ट आवृत्तियों को लक्षित करने की अनुमति देता है। क्या इस नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सटीकता का मतलब यह है कि प्रकृति का हर संकेत, जिसमें इंसान भी शामिल है, भविष्य की दुनिया में अनिवार्य रूप से एक डेटा नोड बन जाएगा? और गोपनीयता, धर्म और स्वतंत्रता के लिए इसका क्या अर्थ होगा, जब इन संकेतों को हमारी जानकारी के बिना ही संपादित और सेंसर किया जा सकेगा? वे माइक्रोवेव ही वह तंत्र हैं जो गड़बड़ी पैदा करते हैं, आवाजें सुनाते हैं, सिर दर्द पैदा कर सकते हैं। अगर 5G को गतिशील रूप से ऐसा करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और जवाब है हाँ, तो पूरी वजह यह है कि दुनिया भर की दूरसंचार कंपनियां तेजी से 5G क्षमता बढ़ा रही हैं। यह तकनीक बहुत ही कम लागत के भीतर कहीं अधिक डेटा को ट्रांसमिट करने में सक्षम है, जिसकी वजह से ड्राइवरलेस कारें और IoT जैसी आधुनिक तकनीकें आज संभव हो पा रही हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे स्मार्टफोन्स का घरेलू उपकरणों और सुरक्षा प्रणालियों के साथ जुड़ना, जिन्हें सुचारू रूप से काम करने के लिए निरंतर इंटरनेट की आवश्यकता, क्योंकि ये उच्च आवृत्तियां, ये रेडियो आवृत्तियां हैं, क्योंकि संकेतों में धूल, बारिश, पेड़ों की पत्तियों, लगभग किसी भी चीज से आसानी से बाधा आती है। इमारतों की दीवारों की तो बात ही छोड़िए, उन्हें ट्रांसमिशन टावरों को एक दूसरे के बहुत करीब लगाना पड़ता है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर होने के बजाय, जैसा कि आप पुराने 3G और 4G टावरों से परिचित होंगे, अब उन्हें किसी प्रकार के मुख्य टावर की आवश्यकता है, लेकिन बूस्टर इकाइयों की भी, जो अक्सर बिजली के खंभों या उपयोगिता खंभों पर लगे होते हैं। अब उन्हें 100 से 200 मीटर के भीतर होना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके और रिसीवर यानी फोन के बीच क्या है। सभी आबादी वाले क्षेत्रों में उन्हें इतना करीब होना चाहिए। यह पता चलता है कि पुराने 4G नेटवर्क की तुलना में पूर्ण 5G नेटवर्क के लिए टावरों या बूस्टर स्टेशनों के घनत्व के 30 गुना से अधिक की आवश्यकता होगी, और वास्तव में अधिकांश लोग उपयोगिता खंभों पर छोटे बूस्टर पर ध्यान नहीं देंगे। वहां था सबूतों का बढ़ता भंडार 2021 में भी बेहद प्रतिष्ठित स्वतंत्र वैज्ञानिकों की ओर से।
जो तर्क दे रहे थे कि जोखिम की सुरक्षा सीमाएं दशकों पहले प्रयोगशाला जानवरों की सीमित संख्या पर किए गए पुराने शोध पर आधारित थी, जिसमें बीच के उन सैकड़ों शोध पत्रों पर कोई विचार नहीं किया गया था जो किसी भी जीवित चीज मनुष्यों सहित उपकोशिकीय उहकोशिकीय ऊतक इन नए प्रतिष्ठानों 5G प्रतिष्ठानों से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का दस्तावेजीकरण करने के लिए लगभग कोई अध्ययन नहीं चल रहा है। निहित स्वार्थ सक्रिय रूप से बागी वैज्ञानिकों को वित्त पोषित करते हैं। यदि आप चाहें तो इन पुरानी जोखिम सीमाओं के पक्ष में तर्क देने के लिए पुरानी जोखिम सीमाएं भ्रामक है। अध्ययन बताते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रभाव मनुष्यों, जानवरों और कोशिकाओं तक सीमित नहीं है। ये केवल ऊतकों के गर्म होने तक सीमित नहीं है। फिर भी नियम केवल हीटिंग पर आधारित है। तो एक समस्या है, और समस्या यह है कि कोई भी समस्या के बारे में बात नहीं करना चाहता जिसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें जिनेवा में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है। वह जोखिम के लिए नियामक सीमाओं का एक पुराना सेट है जो उद्योग के लिए कहीं भी टावर लगाना आसान बनाता है। कोई भी जो उस विज्ञान बायोफिजिक्स को जानता है उसे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसे क्षेत्र जीवित प्राणियों की कोशिकाओं और ऊतकों की वस्तुतः हर प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह सेलफोन टावर हैं, क्योंकि सेलफोन टावर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार है, निर्देशित ऊर्जा हथियार है। आप इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमलों का हिस्सा उपग्रहों से आता है। सैन्य उपग्रहों के बारे में वास्तव में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि उन्होंने पिछले 70 वर्षों में अंतरिक्ष में क्या भेजा है। जब उन्होंने जनता के लिए मोबाइल फोन पेश किया तो मैंने किसी को फोन कॉल करते या टाउन मीटिंग करते नहीं देखा। उन्होंने बस इसे कर दिया। लेकिन उन्होंने आपके साथ इस बारे में कोई चर्चा नहीं की कि यह क्या करने वाला था। सामाजिक स्थान के लिए, आपके जीव विज्ञान के लिए, आपकी पाचन प्रक्रिया के लिए, आपके बोध तंत्र के लिए, और आप अपने आप से और दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, और यह आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बढ़ाने और अपडेट करने के लिए क्या करने वाला था, ताकि अनिवार्य रूप से आपको तात्कालिकता के प्रभाव के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, और वो सबको वहां पहुंचाने के लिए क्या करने वाला था जहां हम अभी हैं। बड़े सवालों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जा रही है, और आपको यह जानने का हक है। आपको यह जानने का हक है कि आपका फोन आपके साथ क्या कर रहा है। आपको यह जानने का हक है कि 5 और 6G का वास्तव में किस लिए उपयोग किया जा रहा है। आपको यह जानने का हक है कि वे हर जगह नैनो डस्ट क्यों छिड़क रहे हैं। समाज के लिए इसका क्या अर्थ है जब निर्देशित ऊर्जा और नैनो तकनीक आपके विचारों को चुरा सकती है, दर्द पहुंचा सकती है, या अपराधियों का पता लगाने का कोई तरीका छोड़े बिना दूर से ही आपको मार सकती है। हम इस समय एक अत्यंत ही अनोखी परिस्थिति में हैं, जिसका अनुभव हमने पहले कभी नहीं किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो समय बहुत कम है। अगर समाज को अभी नहीं जगाया तो आने वाली पीढ़ियों को संज्ञानात्मक स्वतंत्रता और स्वायत्तता का मौका कभी नहीं मिलेगा। उनके विचार उनके नहीं रहेंगे, वे मान लेंगे कि वे उनके ही हैं। हमारे मन में विचार आते हैं और हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं। AI इंसानी सोच का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेगा, यहाँ तक कि इंसानी सोच नगण्य हो जाएगी। क्या गजब का कंट्रोल सिस्टम होगा अगर आप बाहर से उन्हें बता सकें कि वे क्या सोच रहे हैं। वे किसी न किसी तरह हर किसी के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह सिर्फ निगरानी हो या कुछ और। जोरदार आवाजों के जरिए परेशान किए जाने का एक फायदा यह है कि आपको पता चल जाता है कि आप किसी हथियार प्रणाली या तकनीक के प्रभाव में हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो बिना जाहिर हुए, बिना आपकी सहमति के, दूर से और गुपचुप तरीके से आपके दिमाग तक पहुंच जाती है, और इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। मैं जो देख रहा हूँ उससे लगता है कि ये बहुत ही डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और वे इसे इस तरह कर रहे हैं कि इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। अगर वे वाकई कुछ करना चाहें तो आप अपने बच्चे को बचाने के लिए लगभग कुछ नहीं कर सकते, और मैं हर समय बहुत डरा हुआ रहता हूँ।
स्काईनेट जैसा सर्वव्यापी कंट्रोल ग्रिड अब महज कल्पना नहीं है, पीड़ितों के लिए यह हकीकत है। हम मानसिक निजता खोने के खतरे में हैं। मैं निजता खो चुका हूं और यह जीवन तबाह कर देती है। इंसान नियंत्रण खो दे और एआई सब संभाल ले तो क्या होगा? तब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वे आपके शरीर को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम हैं। मेरे शरीर से कुछ फ्रीक्वेंसी निकल रही है। मुझे नहीं पता कि वे अंदर कैसे आई, लेकिन वे वहां क्यों हैं। ये सबसे भयानक चीज है जो कभी हो सकती है। इन पर पाबंदी लगनी ही चाहिए। मुझे और मेरी 80 साल की माँ को घर बैठे आंखों में चोट और रेडिएशन क्यों झेलनी पड़े, जबकि वे हथियार शांत बसाए जाते हैं। ये बेकाबू हो गया है। हमने क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। हम बेगुनाह हैं, घर में बैठे हैं और हम पर 24/7 हमला हो रहा है। पर याद रहे, हमसे निपटने के बाद वे आपके पीछे आएंगे। क्या जानते हैं सिंधी, यह तकनीक आपके फैसलों पर बड़ा असर डाल सकती है। आपके पास और क्या बचता है? आपके पास किस तरह की आजादी है अगर आपकी भावनाओं और आपके विचारों में हेर फेर किया जा सकता है और उन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है, और वे यही कर सकते हैं। यह इस समय मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मेरा मतलब है, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो लगभग क़यामत जैसा है। टारगेटेड इंडिविजुअल्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वह उस चीज का एक उदाहरण है जो वे हर किसी के लिए चाहते हैं। वे सभी इस बड़े शोध का हिस्सा रहे हैं जिसका मकसद पूरी मानवता को एक ही सिस्टम द्वारा नियंत्रित करना है। लोग पूछ रहे हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और वियरेबल्स और डिवाइसों में इतना जोर और पैसा क्यों लगाया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी निजता, अपने मस्तिष्क के डेटा और अनिवार्य रूप से अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच देने के लिए राजी किया जा सके। आपकी आवाज, आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम, डेटा और आपका हर एक की स्ट्रोक इस सिस्टम में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपनी इच्छा शक्ति पूरी तरह से खो बैठेंगे। हम एक विनाशकारी स्थिति में हैं, लेकिन हर आपदा में कोई न कोई वरदान छिपा होता है, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस पल का उपयोग कुछ करने के लिए करें। मेरा मानना है कि इस टॉर्चर प्रोग्राम के अभी भी जारी रहने का एकमात्र कारण यह है कि जनता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर सभी लोगों को पता चल जाए कि सैन्य हथियार प्रणालियों के जरिए लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मुझे विश्वास है कि यह खत्म हो जाएगा। मुझे गहरा धोखा मिला है और मुझे बहुत निराशा है कि हमने अपनी इंसानियत इतनी खो दी है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। मैं जिन लोगों से मिला हूँ उनमें से बहुतों को डराया धमकाया गया है। ये वाकई भयानक है और किसी को भी ऐसा नहीं झेलना चाहिए, और मेरा सच में मानना है कि इसे खत्म किया जाएगा। न्याय की जीत होगी। मैं इसे इसी तरह देखता हूँ। अंत में हम यह लड़ाई जीतने वाले हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हर कोई साथ आए और हर कोई इसके खिलाफ खड़ा हो। हम इंसानी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के पूरी तरह से अपहरण की स्थिति देख रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि इस सब के पीछे जो मानसिकता है वह आप और मेरे जैसी नहीं है। अब ये एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए दुनिया और समाज के लिए मेरा संदेश ये है कि आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी और उन लोगों की बात सुननी होगी जो आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चारों ओर एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जेल बना दी गई है, और अगर हम अभी खड़े नहीं हुए तो ये हर किसी को अपनी चपेट में ले लेगी। वर्तमान इजरायली प्रशासन सिर्फ अपने लिए एक बीमार वैश्विक यूटोपिया बनाने पर तुला हुआ लगता है। इन तकनीक ने आजादी के एक नए मोर्चे के रूप में हमारे दिमागों को खोल दिया है। वे अब निजी और अदृश्य नहीं रहे। शांत हथियार अब किसी को भी, कहीं भी और कभी भी निशाना बना सकते हैं। इस नर्क जैसी दुनिया में आपका स्वागत है।